कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भोतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावी प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल हो गए हैं? क्या इसके लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अनुमति मिल गई है? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उन्हें इसके लिए इजाजत देती है कि जाइए दौड़ लगाइए, या फिर महज ये अटकल है? शुरू में ही साफ कर दूं, ये अटकल नहीं है, तथ्यों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। ऐसा साफ दिख रहा है 53 साल के योगी आदित्यनाथ भारत के भावी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए। तथ्य आखिर क्या है भाई, आप पूछ सकते हैं। जब अमित शाह मौजूद है नंबर 2 की कुर्सी पर, जब राजनाथ सिंह जैसे सीरियस और सीनियर व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान जो भावी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले थे मौजूद हैं, जब शिवराज सिंह चौहान इस रेस में मौजूद हैं, तब भला योगी आदित्यनाथ का जिक्र कहां से? आपको बता दूं तथ्यों के आधार पर कि पहली बार योगी आदित्यनाथ को अपने पूरे कार्यकाल में 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। वो सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि कोई भगवाधारी व्यक्ति किसी राज्य के प्रमुख के नाते विदेश के दौरे पर होगा, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहा होगा, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। यह इतिहास अपने आप में भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आज की तारीख में अकेले वो भगवाधारी हैं। कहते हैं उनके प्रधान में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। सिंगापुर में भी कोई प्रधान में बदलाव नहीं आएगा, जापान में भी यही पहनेंगे। ऐसा नहीं बूट शूट पहने जो प्रोटोकॉल होता है एक ड्रेस का। और इसके अलावा एक बड़ी बात बता दूं, संत का समुद्र पार करके जाना यानी विदेश जाना अपने आप में शंकराचार्य की परंपरा में पाप माना जाता है। कहा जाता है जो संत समुद्र लांग गया वो शंकराचार्य के रेश में शामिल नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसे पहली बार हो रहा है कि वो समुद्र लांग करके भारत से उड़ करके सिंगापुर जाने वाले हैं, सिंगापुर से फिर जापान जाने वाले हैं। आपको याद दिला दूं, स्वामी विवेकानंद की वो यात्रा 1893 में सितंबर में स्वामी विवेकानंद शिकागो की यात्रा पे गए थे। धर्म संसद में उन्होंने हिंदू पे बोला था, हिंदू कौन होते, सनातनी कौन होते। बड़ा चर्चित उनका वक्तव्य है, भाषण है। शून्य पे बोलना शुरू किया था। कहते हैं विदेश जाने से पहले, भगवा चोलाधारी विदेश जाने से पहले काफी विवाद हुआ था। लोग कह रहे थे स्वामी विवेकानंद अगर समुद्र लांग के जा रहे हैं वहां, इसका मतलब वो शंकराचार्य की परंपरा से दूर हो जाएंगे। शंकराचार्य की परंपरा में बिल्कुल साफ उल्लेख है। आपको याद दिला दें, महेश योगी का दृष्टांत है। ब्रह्मानंद सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य थे, उनके शिष्य थे महेश योगी। उनको विदेश जाने की इजाजत इस शर्त पे मिली, भावातीत ध्यान जो उनका था इस शर्त पे मिला कि वो आप उलट करके शंकराचार्य की कुर्सी पर नहीं देखोगे। वो चले गए हॉलैंड में जाके भावातीत ध्यान पे उन्होंने काफी काम किया। ट्रांस मेडिटेशन कहलाता है उनका, काफी पॉपुलर है अपने हिसाब से। महेश योगी का जिक्र बड़ा आता है, लेकिन वो शंकराचार्य के अलग उनके सहपाठी जाकर शंकराचार्य बने, वो नहीं बने। इतना ही नहीं, भक्ति वेदांत प्रभुपाद के बारे में कहते हैं, इस्कॉन जिनके संस्थापक थे इस्कॉन के, जो आज की तारीख पूरी दुनिया हरे राम हरे कृष्ण के नाम से भारतीय आइडियोलॉजी को जानती है। कहते हैं अपने आप में बहुत बड़े बड़े लोग उस भक्ति वेदांत में परंपरा में शामिल हैं। वो विदेश गए, अमेरिका गए, वहां जाकर स्थापित हुए, इस शर्त पे गए कि भाई शंकराचार्य के देश में नहीं है। तो भगवाधारी व्यक्ति का विदेश जाना, समुद्र लांघना एक लिहाज से पाप है। इस पाप को करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। किस लिए? कह रहे हैं कि वो ओके हुआ है बहुत कुछ कि जाइए ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में कभी मुख्यमंत्री रहते, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने आप को विकास मॉडल के तौर पर पेश किया था। और वो सफर था गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री होने का। किसी भी मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति ली जाती है, अनुमति मिलती है, तभी वो जा पाता है विदेश। उस समय विपरीत सरकार होने के बावजूद भी बार बार कहते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को दिक्कतें आती रही, फिर भी उन दिक्कतों का सामना करते हुए चीन दौरे पे गए, अमेरिका दौरे पे गए, अलग अलग देशों के दौरे गए, गुजरात में निवेश लाने के लिए गए, गुजरात को विकास मॉडल के तौर पे प्रस्तुत करने के लिए गए। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, दावा करते हैं या दिखाया भी उन्होंने, अभी हाल में विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा है कि जब 2017 में वो कुर्सी बैठे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे, उस समय उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य में शामिल था।
बॉटम से, नीचे से तीसरे नंबर पे था उत्तर प्रदेश। और अब क्या स्थिति है, 2017 से 2026 तक का जो सफर उन्होंने तय किया है, तकरीबन 9 साल में जो विकास मॉडल दिया है उत्तर प्रदेश के विकास का योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब हालात क्या है, शीर्ष के 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल हो गया। जो बॉटम से 3 जो था वो शीर्ष से 3 स्थिति में आ गया। तो विकास मॉडल अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ। और ठीक यही यात्रा, यही तरीका है। प्रधानमंत्री कार्यालय अगर उनको इजाजत दिया है कि जाइए आप विदेश में अपने को समझिए और अपने को टेंटिकल डेवलप कीजिए, विदेश मंत्रालय को समझना, विदेश को समझना, विदेशी डिप्लोमेसी को समझना, यही तरीका होता है। इसी तरीके को अपनाया था कभी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने, और जाकर स्थापित किया था सेंटर में प्रधानमंत्री के रेस में। आपको याद कि जिस ढंग से अभी मैं बात कर रहा हूं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, ये सब भावी प्रधानमंत्री के रेस में शामिल क्यों, कब शामिल होंगे? 2029 में लोकसभा का चुनाव है, तब तकरीबन 80 साल के होने वाले होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देंगे बहुत हुआ, अब मुझे छोड़ो, जो नंबर 2 है उसे लाके करो। तो इतने सारे लोग मौजूद हैं। उस समय भी गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे तो केंद्र में कौन से लोग मौजूद थे? आप याद की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और प्रमोद महाजन तो चले गए थे, उसके बाद फिर अरुण जेटली हो, राजनाथ सिंह हो, ये तमाम लोग, सुषमा स्वराज हो, ये तमाम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद थे। और प्रभावशाली स्थिति में सबसे बड़ा नाम जो प्रभावशाली स्थिति मौजूद था वो लालकृष्ण आडवाणी का था। 2009 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लालकृष्ण आडवाणी के चेहरे को सामने रख के किया था, लड़ा था। और 2009 से 2014 आते आते स्थितियां इतनी बदली कि विकास मॉडल की तैयारी करते करते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रेस में शामिल हो गए, किनारे पड़ गए, छूट गए, पीछे छूट गए लालकृष्ण आडवाणी। कितने कद्दावर शख्सियत रहे थे। तो हाल के दौर में आप देखेंगे कद्दावर शख्सियतों का जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, इसके अलावा हाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी छोड़ने वाले जगत प्रकाश नड्डा हो, ये सब के बीच में योगी आदित्यनाथ के भावी प्रधानमंत्री बनने की बात मैं कर रहा हूं। अमित शाह के होते हुए जो पावर में दूसरे नंबर पर है, उनके अधिकार के बारे में, उनके प्रभाव मंडल के बारे में ठीक वैसी ही स्थिति है जैसा कभी लालकृष्ण आडवाणी की थी। तो जाहिर तौर पर 2029 की जब बात होगी तो उसमें अमित शाह का नाम सबसे ऊपर होगा। उसके बीच में योगी आदित्यनाथ अगर विदेश जाकर अपने को तैयार कर रहे हैं, मैं तथ्यों का आधार बात कर रहा हूं, आप गौर कीजिए, विदेश जाना योगी आदित्यनाथ का आसान नहीं है, सहज बात नहीं है। इसको गंभीरता से लीजिए, इसको गंभीरता से समझिए। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई लखनऊ में, उसके बाद इनका एक कार्यक्रम बना, ये ओके हुआ। मतलब संघ ने हरी झंडी दी है, जाइए विदेश को समझिए, डिप्लोमेसी को समझिए। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को आपकी जरूरत है, इसके लिए खुद को परिपक्व बनाए, तैयार कीजिए। अमित शाह के बारे में एक बात बता दो, गृह मंत्री हैं वो, भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं, नंबर 2 भी हैं, लेकिन उनके विदेश यात्राओं का बिल्कुल क्रम टूटा हुआ, विदेश जा ही नहीं रहे। कहते हैं इसके पीछे एक वजह है, गृह मंत्री के तौर पे वो घर को दुरुस्त करने में विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं और विदेश का मामला पूरा नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के अति विदेश दौरों की वजह से बहुत सारी बातें निकल के आई हैं जिसमें अलग ढंग से परेशानियां हो रही हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को इस रेस में उतारा जा रहा है, विदेश भेजा जा रहा है। इसका मतलब साफ है, कह रहे हैं हाल के दिनों में जो स्थितियां बन रही हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं वो रहें, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा रहने पर से बात नहीं बनने वाली। भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से नेक्स्ट जेन पे काम कर रही है, जितना काम होना चाहिए उससे ज्यादा गंभीरता से कर रही है। इसकी मिसाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल, कहते हैं बिहार के कोने से उठा के लिया है नितिन नवीन को, 46 साल के उस व्यक्ति को जो बिहार में भी उनके नेतृत्व गुण के बारे में कोई नहीं जान रहा था, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब ऐसा ही हथप्रभ करने वाला मामला हो सकता है योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रेस में शामिल कर दिया जाना। 2027 अगले साल ही चुनाव है और ये माहौल बनाते बनाते 2027 में हो सकता है मुख्यमंत्री की शपथ दोबारा लें वो तिवारा, लेकिन उसके बाद अगला सफर उनका मकाम जो है 2029 का होगा। और इस लिहाज से तैयार हो रहा है, नई पीढ़ी के तौर पे योगी आदित्यनाथ को तैयार किया जा रहा है। बहुत सीनियर हो गए हैं, बहुत उम्र में, आप मोटे तौर पे जाने तो 73 साल 74 साल के हो गए हैं राजनाथ सिंह, 75 साल के पूरे होंगे, उनकी उपयोगिता उस हिसाब से नहीं हो सकती। 53 साल के योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा जाता है। निश्चित तौर पे अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अगर प्रधानमंत्री कुर्सी ही रखनी है तो उसमें सबसे योग्य यथार्थ व्यक्ति हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। और ये सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा है, पूरी तैयारी के साथ हो रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री 2027 नहीं 2028 2029 में कहता है हो गया 80 का होने वाला हूं, मेरी जगह किसी और को ले लीजिए, तो उस समय देखा जाए कौन व्यक्ति तैयार है, कौन व्यक्ति तैयार नहीं। प्रशासनिक अनुभव की बात है, ठीक उसी हिसाब से जिस हिसाब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी खुद को तैयार होकर गए थे, उसी हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने अपने को तैयार किया, विकास मॉडल के तरीके से उत्तर प्रदेश को पेश किया।
हाल के मामलों को याद कीजिए आप, ज्यादा पुराना मामला नहीं। कहते हैं प्रगति मैदान जिसे कहते हैं भारत मंडपम में एआई समिट हुआ, तमाम विवादों से घिरा रहा। यही मामला इससे पहले हुआ करता, एआई समिट वगैरह ग्रेटर नोएडा में हुआ करता, वहां कहते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन का पार्ट है। तो जो काम वहां एनएसयूआई के लोगों ने जाके किया, उपद्रव किया आखिरी दिन, वैसा तो कतई नहीं कर पाते। या फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने आकर के दिल्ली में गड़बड़ झाला किया, ऐसा अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर एआई समिट हो रहा होता तब वो काम नहीं हो पाता। योगी आदित्यनाथ का एक हनक है, वहां आभा मंडल है, उसका आधार है, उस तत्काल कार्रवाई होती। मीडिया जो बैशन हुआ इतना महत्वपूर्ण समिट में, बड़ी जगहसाई हुई, वो जगहसाई नहीं होती। कहते हैं ये सब क्या क्यों नहीं होती, इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का जो अपना पराक्रम का मुद्रा है। इनकाउंटर बाबा कहलाते हैं, कहते हैं बुलडोजर बाबा हैं, जो प्रशासन के नाम पे जो कुछ हो सकता है, जो हनक योगी आदित्यनाथ ने ठीक उसी अंदाज में ग्रहण किया जिस अंदाज में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ग्रहण किया था। अब नया टेंटिकल्स, नया पंख लगाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ में। जाइए विदेश को भी समझिए, विदेश से भी कुछ लाइए। और कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ ने जो एक मॉडल के तरीके से पेश किया है उत्तर प्रदेश को, ठीक उसी परिकल्पना के आधार पे एक रेप्लिका होता हुआ दिख रहा है पॉलिटिक्स में। गुजरात फिर उत्तर प्रदेश आने के लिए जो कुछ हो सकता था वो नरेंद्र मोदी ने अपने हिसाब से किया। ऐसा नहीं है योगी की इस राह में, योगी आदित्यनाथ के इस राह में सब कुछ गुड ही है। कहते हैं प्रतिद्वंदिता भी चल रही है अपने हिसाब से, इंटरनली प्रतिद्वंदिता चल रही है। जो शीर्ष पुरुष हैं नंबर 2 में व्यक्ति में, उसमें वैकेंसी के अंदर अपने हिसाब से प्रतिद्वंदिता चल रही है। योगी आदित्यनाथ की राह को रोकने के लिए कई तरह के उपक्रम हुए हाल के दिनों में, उसका हम अगले एपिसोड में जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि ये विदेश दौरा जिसमें वो मिलने वाले हैं जापान में जाकर के, वहां से एक बृहद मैग्नेट रेल लाने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में दोहराने की बात हो रही है। दिल्ली बनारस एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जहां कहते हैं 300 किलोमीटर रफ्तार से रेल दौड़ने वाली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन भारत में लाने की परिकल्पना ली थी। मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन ले जाना था। 2014 से लेकर 2026 की बात हो रही है, तकरीबन 12 साल हो गए, अभी भी वो परिकल्पना अधूरी है। अगर आने वाले 2-3 साल के अंदर ऐसी परिकल्पना पूरी कर देते हैं, बुलेट ट्रेन नहीं तो सही मैग्नेटिक ट्रेन लाने की बात परिकल्पना पूरी कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ, तो अपने आप में एक माइलस्टोन होगा। जेवर एयरपोर्ट का मामला तो है ही, कहते पूरा एयरपोर्ट तैयार है अपने हिसाब से, सिर्फ उद्घाटन की तारीख तय नहीं हो पाई है। विदेश से लौटेंगे योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री को तारीख मिलेगी, जेवर एयरपोर्ट अपने हिसाब से नया विंग लेते मिलेगा। इसके अलावा विकास की बहुत सारी गाथाएं गढ़ी हाल के दिनों में योगी आदित्यनाथ। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि दिल थाम के बैठिए, भारत का भावी प्रधानमंत्री रेस में शामिल हो रहा है, नए चेहरे के तौर पर उभर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवाधारी एक व्यक्ति, जो पोशाक एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, परिधान को लेकर के एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, सूट टाई लगाना पड़ता है। कहते हैं पहली बार जब विदेश के दौरे पे गए हम प्रधानमंत्री के तौर पर, नरेंद्र मोदी को भी काफी असहज का सामना करना पड़ा था, उनको सूट टाई पहननी पड़ी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर अपनी उस परंपरा को, स्वामी विवेकानंद की परंपरा को, भक्ति वेदांत की, प्रभुपाद की परंपरा को जारी रखते हैं और अपने इस परिधान को नहीं बदलते हैं, तो अपने आप में भारत के नए पहचान के तौर पर एक नई बात होगी। भगवाधारी विदेश जा रहा है प्रधान के नाते, प्रदेश प्रधान के नाते, ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।